नमस्कार साथियों, इंग्लिश एजुकेटर्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। कल हमने यूलिसस जो पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो लिखी उसकी शॉर्ट सिनॉप्सिस पढ़ी थी। शॉर्ट सिनॉप्सिस में हमने पूरा एक तरह से हम देखें तो थीम्स की भी हमने डिस्कशन किया था। हमने पूरी स्टोरी का भी जायजा ले लिया था कि क्या है, यूलिसस कौन था, किस लड़ाई में उसने पार्टिसिपेट किया था, टेनिसन ने अपने यूलिसस को किस ग्रीक राइटर पर बेस्ड मॉडल किया था, ओडिसी का, इन्फर्नो का, इन हमने बहुत सारी बुक्स का जिक्र किया था। तो वो था शॉर्ट सिनॉप्सिस का पार्ट। और आज की जो क्लास है वो आपकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की क्लास होगी। हम टेक्स्ट को ले रहे हैं और टेक्स्ट की जो भी बेसिक सेंस है टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के बेसिक सेंस के साथ ही हम उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उन सभी का हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो किंग यूलिसस हैज बीन लिविंग इन इथाका फॉर सम टाइम। ये तो मैंने आपको बताया था कि किंग यूलिसस जो है वो इथाका में पिछले काफी समय से रह रहे थे। और सम टाइम को भी आप पोएम में एक जगह आएगा थ्री सन्स, तो कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो इस थ्री सन्स का अंदाजा लगा रहे हैं कि थ्री सन्स यानी कि 3 इयर्स की वो यूलिसस जो है वो इथाका में लगभग 3 साल से रह रहा था। एक इंपॉर्टेंट, ही इज टायर्ड ऑफ हिज ईडल लाइफ। अब ये ईडल जो है वो कहता है कि मेरी जो एज ए किंग लाइफ जो है वो मोनोटोनस है, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ। ये जो लाइफ है जिसमें हम सभी किंग की तरह, मतलब जो उसके सभी से, मतलब उसके जो साथी थे, जो उसके सेलर्स थे, उसके साथी वॉरियर्स थे, उन सभी की बात कर रहा है कि हम सभी के सभी यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो ट्रेवल और एडवेंचर, दो थीम है इस पूरी पोएम की। अगर कोई ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूलिसस पोएम टेनिसन ने जो लिखी है उसका बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि यूलिसस द फेमस ग्रीक हीरो, उसने मतलब ट्रैवल और एडवेंचर के फेवर में इस पोएम में बातें कही हैं कि मुझे ट्रैवल और एडवेंचर करना है। तो वो जाना चाहता है, अपनी जो किंगशिप है उसको छोड़ करके वो ट्रैवल करने जाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सारी बातें कहता है, वो एडवांटेजेस कहता है कि मेरे ट्रैवल या जो एडवेंचर करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो इस पूरी पोएम में वो बयां करता है। ही यूज्ड टू ए लाइफ ऑफ ट्रैवल। उसे हमेशा से आदत थी ट्रैवल करना, क्योंकि युद्ध में हमेशा बिजी रहा था, एडवेंचर, एंड कैन नॉट रेस्ट अवे फ्रॉम ट्रैवल, और वो ट्रैवल से रेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, सो ही वुड लाइक टू सेट सेल अगेन, इसलिए वो चाहता है कि मैं वापस से सवार होकर के कहीं चला जाऊं, एंड विजिट न्यू कंट्रीज एंड हैव फ्रेश एक्सपीरियंस, और नए नए देश में जाकर के मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसको फ्रेशली वापस से जीना चाहता हूँ। नो डाउट ही इज एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो अपने जीवन के आखिरी समय में है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी वो ऐसे सोचता है कि भाई मैं अपने जीवन की आखिरी बूंद तक, मतलब वो एक मेटाफर का यूज करता है वाइन का, कि मैं जीवन को अपनी आखिरी बूंद तक जीना चाहता हूं। तो ये था सब्सटेंस। एक और स्लाइड है डिस्कशन की, उसके बाद डायरेक्ट टेक्स्ट होगा आपका यूलिसस। ये थोड़ा सा आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन आज और एडजस्ट कर लो, उसके बाद हम उसको चेंज कर देंगे। यूलिसस और ओडिसस दोनों एक ही के नाम है। यूलिसस और ओडिसस वाज द लेजेंडरी किंग ऑफ इथाका इन ग्रीस। ये इथाका का लेजेंडरी किंग था, legendary king of Ithaca in Greece. He was one of the heroes of the Trojan War. वो ट्रोजन वार का हीरो था। अब ट्रोजन वार क्या है पूरी इसमें आ जाएगा। ट्रोजन वार, द ट्रोजन वार was fought between the Greeks and the Trojans. देखो ट्रोजन वार जो है वो किस किस के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन वार ग्रीक्स और ट्रोजन्स, इन दो के मध्य लड़ी गई थी। लड़ाई का कारण क्या था वो सब इसमें आएगा। प्रिंस पेरिस, यानी ये पेरिस जगह का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। प्रिंस पेरिस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के राजकुमार प्रिंस पेरिस इलोप्ड विथ क्वीन हेलन ऑफ ग्रीस। उसने क्या किया, क्वीन हेलन जो है ग्रीस की, उसके साथ भाग करके शादी कर ली थी। किसने? प्रिंस पेरिस ने क्वीन हेलन के साथ शादी कर ली थी। प्रिंस पेरिस तो ट्रॉय का था और क्वीन हेलन कहाँ की थी? ग्रीस की थी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। द ग्रीक्स अटैक्ड ट्रॉय। अब ग्रीक लोगों की
जो क्वीन हेलन है उसको ले गया प्रिंस पेरिस, तो ग्रीक ने क्या किया, ट्रोय पर आक्रमण कर दिया टू ब्रिंग बैक हेलन, ताकि वो हेलन को वापस लेके आ सके। ये लड़ाई का मुख्य कारण था। द वार वॉज कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स। ऐसे माना जाता है कि युद्ध जो है वो लगभग 10 साल तक चला था। एंड द सिटी ऑफ ट्रॉय वॉज डिस्ट्रॉयड, और ट्रॉय का जो शहर था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था। ठीक है। द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर्स हैज बीन नरेटेड बाय होमर। यूलिसस के एडवेंचर्स की कहानी होमर ने भी और दाते ने भी, दोनों ने ही डिस्कस किया है। दाते ने इन्फर्नो में और होमर ने अपनी ओडिसी में। द ग्रेट एपिक पोएट ऑफ ग्रीस इन हिज पोएम ओडिसस, अपनी पोएम ओडिसस में इसका डिस्कशन किया है। यहां तक आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा, आगे आपको पूरा प्रॉपर अच्छा से दिखेगा। टेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक की अगर हम समरी को समझे तो देखो, यूलिसस कौन था ये तो पता लग गया। यूलिसस हीरो था किसका, ट्रोजन वार का। यूलिसस किस कंट्री से बिलोंग करता था, ग्रीक से बिलोंग करता था। ठीक है। और ट्रोजन वार में उसने अदम्य साहस का परिचय दिया था, बहुत एडवेंचरस उसने योद्धा की तरफ उसने फोर्ट लड़ाई लड़ी थी। लगभग 10 साल तक ये लड़ाई चली है। अब ट्रोजन वार आ गई तो ट्रोजन वार का जिक्र आ गया तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टटोलना पड़ेगा कि ट्रोजन वार किस किस के बीच हुई थी। प्रिंस पेरिस और जो ग्रीक की सेना जो है उसके बीच हुई थी, क्वीन हेलन। ठीक है। और इन्होंने ट्रोय नामक शहर पर आक्रमण कर दिया था। 10 साल तक युद्ध चला था, और इसी युद्ध में यूलिसस ने या ओडिसस ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसीलिए उसके ऊपर बेस्ड कहानी, मतलब कविताएं मान लो, कहानियां खूब लिखी गई थी, जिनमें से एक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी जिसका नाम है यूलिसस। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट पर। ये पोएम का टेक्स्ट है। अब डायरेक्ट ही वो कन्वे करता है, यानी हम शुरू में डिस्कस कर चुके कि ये जो पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर जो है वो कौन है, यूलिसस। पूरी पोएम जो है वो पोएट नहीं कह रहा है, ये यूलिसस कह रहा है। ठीक है। इट लिटिल प्रॉफिट्स, अगर हम वर्ड बाय वर्ड चले तो इट लिटिल प्रॉफिट्स का मतलब है इट इज ऑफ नो गुड, इट इज ऑफ नो गुड, यानी ये कोई बेनिफिशियल नहीं है, ये कोई लाभकारी नहीं है, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। शुरू में पहली लाइन में वो ये कह रहा है कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। दैट की, अब वो भला किस बात का नहीं होने वाला, किस बात के लिए कह रहा है, दैट एन ईडल किंग, कि एक राजा जो क्या है, ईडल। अब ईडल यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं आलसी, बिना काम का। तो अ किंग who is living a monotonous life, एक ऐसा राजा जो कि एकदम उदासीन जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। विदाउट एडवेंचर्स, विदाउट ट्रेवल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दो वर्ड्स तो आपको याद रखने हैं, ट्रेवल एंड एडवेंचर। तो पहली लाइन में यूलिसस कहता है इट लिटिल प्रॉफिट्स, कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। दैट एन ईडल किंग, कि एक राजा जो है वो बेकार है। अब ये एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि राजा की सही ऊर्जा का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। अब राजा की सही ऊर्जा क्या है, ट्रैवल करना और एडवेंचरस लाइफ को जीना। इसलिए वो कह रहा है कि एज ए किंग मैं ये जो लाइफ जी रहा हूं, और वो किंग कहां का था, इथाका का था, किंग ऑफ इथाका, इथाका का वो राजा था। ठीक है। तो कह रहा कि मैं युद्ध से आया हूं, युद्ध से आने के बाद में, अब जैसा हम 3 सन से अंदाजा लगाते कि मैंने 3 साल तक यहाँ पर शासन किया है, लेकिन ये जो मैं लाइफ जी रहा हूँ 3 साल तक इथाका में, वो एकदम मोनोटोनस लाइफ है, एकदम ईडल लाइफ है, और मैं इस जीवन से कंप्लीटली थक चुका हूं। आगे कहता है वो बाय दिस, बाय दिस, बाय दिस ये कह रहा है अपने इस लाइफ को स्टिल हर्थ, स्टिल स्थिर, बुझा हुआ। हर्थ ये मान लो कि मतलब काम, क्वाइट, चूल्हा जो है वो शांत है, मतलब हर्थ जो है वो कामनेस का प्रतीक है और क्वाइटनेस का प्रतीक है। बाय दिस स्टिल हर्थ, कि जो, अगर हो सकता है किसी व्यक्ति में आग हो शासन करने की, उसकी लालसा हो, उसकी इच्छा हो, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि
मेरी ये लालसा तो खत्म हो चुकी है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि यूलिसस ये कह रहा है कि मैं राजा के तौर पर खुद एक अपने आप को फेलियर मानता हूं। मैं राजा के तौर पर इस जीवन को जीना नहीं चाहता। बाय दिस स्टिल हर्थ, ये एकदम जीवन जो है वो एकदम क्वाइट है। ये अगर हम ये कहें कि जो भी आग है मेरे अंदर वो एकदम शांत पड़ चुकी है। अमंग दीज बैरन क्रैक्स, ये दीज जो इथाका के आसपास के जो रॉक्स हैं, क्रैक्स यहाँ पर है रॉक्स, चट्टान जो है वो बैरन है। अब रॉक्स बैरन है, इसका मतलब है वो अनप्रोडक्टिव है। बैरन का मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव। इनसे कोई मतलब जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं। देखो, अगर टेनिसन ने वर्ड भी काम में लिया है बैरन, तो सोच समझ के लिया है। उसने कहा कि अगर प्रोडक्टिविटी होती तो पॉजिटिविटी की आ जाती बात, पॉजिटिविटी आ जाती तो फिर यूलिसस नेगेटिव बातें नहीं निकाल सकता था। अब यूलिसस क्या कर रहा है, उन तमाम चीजों को नेगेटिव दिखा रहा है जो उसको ट्रेवल और एडवेंचर करने से रोक रहे हैं। इसलिए वो ट्रेवल और एडवेंचर का एडवांटेजेस बताने के लिए वर्तमान जो उसकी लाइफ है एज ए किंग ऑफ इथाका, उसकी कमियां, उसकी खामियां बता रहा है। अमंग दीज बैरन क्रैक्स, की ये जो इलाका है इथाका का वो बैरन है। बैरन क्रैक्स यानी कि इसकी चट्टाने जो है, पहली बात तो समतल भूमि नहीं है, आइलैंड है तो समतल भूमि नहीं है, तो इसकी जो चट्टाने हैं वो कैसी बैरन है, अनप्रोडक्टिव है, अनुपजाऊ है। मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ, और मैं बैठा हुआ हूं। मैच्ड यानी इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ, विथ यानी मैं बैठा हुआ हूं किसके साथ, पेनेलोप के साथ। इसकी पत्नी का नाम जो है, वाइफ जो है वो कौन थी, पेनेलोप, वाइफ ऑफ यूलिसस। यूलिसस की पत्नी जो है उसका नाम पेनेलोप है, और वो कहता है मैं इसके साथ बैठा हुआ हूं विथ एन एज्ड वाइफ, और ये भी कैसी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। मतलब वो अपने इस जीवन को बता रहा है कि बहुत ही मतलब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी छांट के ला रहा है। तो अब एक चीज हम समझ सकते हैं कि भाई वाइफ एज्ड है तो वो खुद भी एज्ड है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर था। वो कहीं नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वो ये कहता है वाइफ एज्ड है। अब आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की खूबियां देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर जो है वो अपनी बातों के माध्यम से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी खुद ही बता देता है। तो ये यहाँ पर वो अपनी वाइफ की एज के हिसाब से खुद की एज बता रहा है कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। आई मेटे एंडोले, मेटे का अर्थ होता है एडमिनिस्टर, रूल, कि मैं यहां पर शासन कर रहा हूं, एडमिनिस्टर कर रहा हूं, रूल कर रहा हूं, नियम कायदे लगा रहा हूं। अनइक्वल लॉज, मैंने कल भी कहा था कि नियम कानून जो है इथाका के, वो कह रहा है यूलिसस, वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है। यानी कि वो कहता है कि न्याय में कहीं ना कहीं खोट है। जो लॉर्डशिप है, यहाँ की किंगशिप है, जो रूल बने हुए हैं, राजा अपनी प्रजा को किस प्रकार से टैकल करेगा, तो कुछ नियम कायदे होते हैं, तो वो रूल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अनटू ए सेवेज रेस, सेवेज यहां पर है अनसिविलाइज्ड, असभ्य रेस, रेस जो है वो पीपल ऑफ इथाका, कि इथाका के जो लोग हैं ना वो असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, सेवेज है, जंगली है, ये अपने लोगों को ही कह रहा है। ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इथाका के जो लोग हैं वो सेवेज प्रजाति हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। दैट होर्ड, होर्ड का अर्थ यहां पर है कलेक्ट करना, क्योंकि ये माइजर्स हैं, कंजूस हैं, पैसे खर्च नहीं करते हैं। दैट होर्ड, ये कलेक्ट करते हैं, एंड स्लीप, और सोते हैं, एंड फीड, खाना खाते हैं, एंड नो नोट मी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो नोट मी, मुझे नहीं जानते। अब यहां पर हम पहले तो इसको समझते, दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड, ये पूरा जो है ना वो एनिमल लाइक लाइफ की बात कर रहा है, कि जीवन जो है ना वो जानवर के जैसा जी रहे हैं ये लोग। इनके जीवन में कुछ भी उत्साह नहीं है, इनका काम क्या है, पैसे इकट्ठा करना, सोना, खाना, बस।
इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। किसके बारे में कह रहा है ये? पीपल ऑफ इथाका के बारे में, कि सभी की सभी जो प्रजाति सैवेज रेस जो है ना, वो खाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और सो जाते हैं। इनको और कोई काम नहीं है, इनको ट्रेवल और एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं है। जो किसको लेना देना था? यूलिसस को था। एंड नो नोट मी, और मुझे नहीं जानते हैं, मतलब मेरे ट्रू नेचर से, मेरे ट्रू पोटेंशियल के बारे में अवगत नहीं है। और इसका ट्रू नेचर क्या था? इसका ट्रू नेचर था ट्रेवल करना एंड एडवेंचर करना। अब हम यहाँ ये बात तो, इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि यूलिसस जो है ना, उसे पता नहीं, मतलब यूलिसस को वो लोग जानते नहीं थे। फिजिकली द पीपल ऑफ इथाका नो अबाउट यूलिसस, बट द रियल कैरेक्टर, द रियल नेचर दैट वाज ट्रेवलिंग एंड एडवेंचरस लाइफ, उसके बारे में पीपल ऑफ इथाका को पता नहीं था कि यूलिसस ऐसा है क्या। इसलिए वो कह रहा है एंड नो नॉट मी, मेरे बारे में इनको रत्ती भर भी मतलब एहसास नहीं है कि मैं किस प्रकार की लाइफ जीता हूं। इसीलिए वो, ना तो मैं इनको समझता हूं, ना मुझे ये समझते। तो ये शुरुआती स्टेंजा जो है वो यहां कंप्लीट होता है। अब आगे यही जो लाइन है जो अब तक हमने पढ़ी है, उनके फिगर ऑफ स्पीच अब हम छाड़ते हैं, साथ के साथ फिगर ऑफ स्पीच भी छांट लेते हैं, ताकि चीजें जो है वो आसानी से याद होती चले। एन ईडल किंग, सबसे पहला जो मेटाफर यहां पर यूज होता है ईडल किंग के रूप में, कि राजा को, राजा बड़ा एक्टिव होता है, ठीक है, राजा जो है वो बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर इनएक्टिवनेस ऑफ किंग जो है वो बताई गई है, ठीक है। यूलिसस कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए यूजलेस और इनएक्टिव रूलर। यूलिसस ने अपने आप को कंपेयर किया है किसके साथ? इनएक्टिव और यूजलेस रूलर के रूप में। तो पहला मेटाफर तो है एन ईडल किंग में, आपके फिगर ऑफ स्पीच में लिख देता हूं तो आपको आसानी से आपको याद रहेंगे। दूसरा है स्टिल हर्थ, यहां भी मेटाफर है। बाय दिस स्टिल हर्थ, स्टिल हर्थ जो है वो डोमेस्टिक इनएक्टिविटी को बता रहा है। मेटाफर तो है लेकिन साथ ही साथ डोमेस्टिक इनएक्टिविटी को बता रहा है, ठीक है। अगला है, तीसरा मेटाफर है बैरन क्रैक्स। ये तीसरा मेटाफर है, ये डल और लाइफलेस एनवायरनमेंट को बता रहा है, डल और लाइफलेस एनवायरनमेंट को बता रहा है। अब जो मतलब ये कह रहा है कि मैं इतना उत्साही हूं, लेकिन यहाँ का इलाका जो है, मैं यहीं से निकला हुआ हूं, लेकिन यहाँ का जो इलाका है ना वो कैसा है? बैरन क्रैक्स है, ठीक है। ये तीसरा यहाँ पर मेटाफर, तो शुरुआती दो लाइन में ही क्या है? तीन मेटाफर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आगे है ए सैवेज रेस। सैवेज रेस जो है यहाँ पर सिनकडकी है। सिनकडकी, सिनकडकी यहां पर इसलिए है क्योंकि सैवेज रेस जो है वो पूरी की पूरे पीपल ऑफ इथाका को बता रहा है। मतलब यूलिसस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट से मतलब यहाँ पे उसके जो अधीनस्थ लोग हैं, उन सभी के वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सैवेज रेस, यानी पूरी प्रजाति को ही, यानी वहां के जो लोग हैं ना उनको वो सैवेज बता रहा है। तो रेस के माध्यम से उसने पीपल ऑफ इथाका का जिक्र किया, इसलिए यहाँ पर क्या है? सिनकडकी का यूज हो गया, ठीक है। एंड नो नोट मी, यहां पर उसने हाइपरबली का यूज किया है। क्यों? ऐसा संभव है क्या कि हम जो अगर 3 साल तक भी कोई व्यक्ति वो साथ रह रहा है, उसके रियल नेचर से परिचित नहीं हो? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइपरबली का यूज हुआ है। इमेजरी अच्छी यूज हुई है यहाँ पर, इन लाइन्स में इमेजरी जो है वो अच्छी यूज हुई है, जैसे एज्ड वाइफ है, स्टिल हर्थ है, बैरन क्रैक्स है, ये अच्छी अच्छी इमेजरी जो है वो यूज है। 3 इमेजरी यूज हुई है, एक तो एज्ड वाइफ है, एक स्टिल हर्थ है और एक तीसरा बैरन क्रैक्स है। ये 3 इमेजरी है।
दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड, यहां पर एंटी क्लाइमैक्स यूज हुआ है क्योंकि इनका ऑर्डर जो है ना, होर्ड, स्लीप, फीड, इनका ऑर्डर जो है वो सिस्टमेटिक नहीं, इसलिए एंटी क्लाइमैक्स है। पहले खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, उसके बाद पैसा इकट्ठा करने की सोचते हैं, लेकिन इसने लोगों का जिक्र करके एंटी क्लाइमैक्स बेसिस का यूज किया है। तो इस तरीके से शुरुआती जो 5 लाइन है उनमें ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हमने निकाले हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, ये जो एलिट्रेशन वगैरह मैंने नहीं निकाले क्योंकि वो आसान, आप आसानी से निकाल भी लोगे, कोई भारी काम नहीं उनमें। आगे के लाइन, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। आई कौन है? यूलिसस। कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, कि मैं ट्रेवल से, ट्रेवल से मतलब यहां पर क्या है, उसके एडवेंचर से। एज ए वॉरियर मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मैं इस एडवेंचरस और ट्रेवल वाली लाइफ से आराम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं या मैं पीऊंगा, लाइफ, जीवन को पीना चाहता हूं, टू द लीस। लीस है वाइन की आखिरी जो बूंद है, उसको अपन कहते हैं लीस। तो ये कहता है आई विल एंजॉय लाइफ टू द लास्ट मोमेंट, कि मैं जीवन के पलों को आखिरी समय तक जीना चाहता हूं। ऑल टाइम्स, सभी समय, सभी समय यानी गुजरे हुए समय की बात कर रहा है। आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, कि मैंने गुजरा हुआ जो मेरा समय है ना, जो मेरा अतीत है, जो मेरा पास्ट है, उसमें मैंने एंजॉयड ग्रेटली, बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय किया है। हैव सफर्ड ग्रेटली, अब देखो यहाँ पर वो अगली हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि जब दो अपोजिट चीजें आ रही हैं तो हमें फिगर ऑफ स्पीच मिल गए यहाँ पर, लेकिन एक स्लाइड में हम मीनिंग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, उसके फिगर ऑफ स्पीच टटोलेंगे। तो आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, कि मैंने बहुत तो आनंद लिया है इस जीवन का, अब तक के जीवन का, एंड सफर्ड ग्रेटली, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान भी रहा हूं, क्योंकि ट्रेवल और एडवेंचर करने से सिर्फ खुशी नहीं मिलती है, परेशानियां भी आती हैं। और ये तो योद्धा था, वॉरियर था, युद्ध में जाना पड़ता था, तो सफरिंग तो होती थी, चोट भी लगती थी, घाव भी आते थे। बोथ विथ दोज, दोनों के साथ, क्या, एंजॉय और सफर, मैंने इस, ये जो दोनों पल हैं, एंजॉय वाला और सफर वाला, ये उन दोनों व्यक्तियों के साथ जिए हैं, विथ दोज दैट लव्ड मी, उनके साथ भी जो जो मुझसे प्यार करते थे, जो मेरे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथी योद्धा थे, उनके साथ भी, एंड अलोन, और साथ ही साथ अकेला भी। मैंने इन दोनों ही पलों को, सफरिंग को और एंजॉयमेंट वाले पलों को, अकेला और साथियों के साथ मैंने एंजॉय किया है। ऑन शोर, किनारा, किनारों पर भी, एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हेडस, मैंने, यानी ये कह रहा कि इन सभी पलों को एक बार वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, कि मैं इस ट्रेवल वाली लाइफ से रेस्ट तो नहीं कर सकता, मैं जाना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ इसकी इथाका की किंगशिप से। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, और यहाँ वो एक मैसेज भी देना चाह रहा है कि मैं निकल गया तो वापस नहीं लौट के आऊंगा, क्योंकि मैं जीवन के आखिरी समय तक ट्रेवल और एडवेंचरस लाइफ को ही जीऊंगा, वापस किंगशिप की तरफ मैं लौट के आने वाला नहीं हूँ। ओल्ड टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, जितना भी मैंने अभी तक का समय, जितनी भी मेरी उम्र है उसकी, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, जितनी भी साल का हो गया हो, जितनी भी मेरी उम्र है, आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, मैंने बहुत आनंद लिया है। यानी मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि मैंने अपने जीवन का आनंद नहीं लिया, मैंने बहुत आनंद लिया है। एंड सफर्ड ग्रेटली, और पीड़ा भी हुई है, परेशानियां भी हुई हैं, चोट लगी है, घाव हुए हैं, वापस उभरा हूं, कई तरह की समस्याएं हैं। बोथ विथ दोज दैट लव्ड मी, और ये पल जो हैं, खुशी के या गम के पल, मैंने अपने साथियों के साथ भी बांटे हैं और अकेले भी बांटे हैं। एंड ऑन शोर, और किनारों, कहाँ बांटे हैं, वो किनारों पर बांटे, क्योंकि वो ट्रेवल जो है वो ज्यादातर वो शिप से ही कर रहा है, सेलर्स है, साथी उसके क्या है, सेलर्स है। तो मैंने किनारों पर साथियों और अकेले दोनों ही के साथ मैंने इन पलों को बांटा है। एंड वेन, और जब, थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब है यहां पर क्लाउड्स मूविंग इन
स्काई, आसमान में जो बादल चल रहे हैं, एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, कि जब आसमान में जब बादल चलते हैं, एंड रेनी हेडस, और बारिश, हेडस, हेडस यहां पर है कॉन्स्टिलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। और हेडस जो है, इट वाज सपोज टू कोज रेन, जैसे अपने इंद्र देवता है ना, बारिश के देवता, तो हेडस को वहां के बारिश का देवता माना जाता है कि वो बारिश लेके आते हैं। एंड वेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हेडस, और जब मैं आसमान से भरा हुआ, जो आसमान जो उसमें बादल भरे हुए रहते थे, बारिश वाले बादल भरे हुए रहते थे, तो मैं निकलता था थ्रू, थ्रू कह रहे ना, उनके बीच से निकलता था, द रेनी हेडस, तो जो तारों का सा गुच्छा है, तारों का गुच्छा यहाँ पर है कि मतलब जो भगवान है, हमारे देवता हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम देवताओं को तारों में ही तलाश रहे हैं, तो वो तारों का गुच्छा जो है, वैक्स द डिम सी, वो पूरे डिम, अब देखो एक तो सी है, उसको फिर डिम बता रहा है, डिम सी धुंधला कब होगा, जब एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो वैक्स्ड, वैक्स्ड यानी स्टोर भी, तूफान वाला समय हो जाएगा, वैक्स द डिम सी, कि जब बारिश इतनी तेज आएगी, तूफान आने लग जाएगा, और समुद्र में रोशनी जो डिम पड़ जाएगी, आई एम बिकम ए नेम, ऐसे समय में आई एम बिकम ए नेम, मैं एक नाम के रूप में जाना गया हूं, तो इसका मतलब है आई हैव बिकम फेमस, कि मैं प्रसिद्ध हुआ। अब यहां इस स्टेंजा में वो अपने, पहली बात वो ये कह रहा है स्टार्टिंग लाइन में कि भाई मैं रुक नहीं सकता, फिर वो कह रहा है कि मैंने संघर्ष को झेला है, खुशियां भी बिताई हैं, गम भी बिताए हैं, और अपने खुशियों को कह रहा है मैंने अपने साथियों के साथ बांटा है और अकेले भी बांटा। ये याद रखनी, छोटी छोटी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाएंगी, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। और किनारों पर बैठ करके, वो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ बैठ करके बांटता था ये अपने साथियों के साथ, अपने दुख, अपने जो गम और अपने खुशी के पल जो है वो कहाँ बैठ के, शोर यानी किनारों पर बैठ कर बांटता था। फिर वो एक सफरिंग का एग्जाम्पल भी देता है, आसमान में बादल बहुत भयंकर रहते थे, और हेडस जो है तारों का गुच्छा जो है, यानी जो एक इलाका बता रहा है, उस इलाके में घनघोर बारिश होती थी, तूफान का जैसा मौसम हो जाता था, उसमें से भी हम गुजरते थे, यानी इतनी पीड़ा, इतने मतलब एडवेंचरस लाइफ को हम जिए हुए हैं। आई एम बिकम ए नेम, और मैं फेमस नाम हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम हल्का है, मैं बहुत फेमस नाम हूं। तो यहां इन 5 लाइन में, अगली जो 6 लाइन है, अगली जो 6 लाइन में उनमें अपना वो जिक्र करता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, और फेवर में फिर वो कह रहा हूं कि वो अपने एडवेंचरस और ट्रैवलिंग वाली लाइफ के फेवर में बातें कर रहा है। अब यहां पर हम जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको देखेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यहां पर यूज हुए हैं। आई कैनॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, सबसे पहले में ही हाइपरबली का यूज हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो ट्रेवल से रेस्ट ना करता हो, और क्या ऐसा व्यक्ति है जो रियल में अपने आखिरी समय तक सिर्फ यात्रा ही करना चाहता हो? संभव नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, हाइपरबली हो गया। लाइफ और लीज एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, लाइफ और लीज यहां पर एलिट्रेशन हो गया। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, इस पूरे में ही मेटाफर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइफ को ड्रॉप ऑफ वाइन के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, कि मैं जीवन को आखिरी बूंद तक जीना चाहता हूँ, और लीज जो है वो वाइन की आखिरी बूंद होती है, तो वहां तक मैं जीना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, आपका मेटाफर हो गया। एंजॉयड और सफर्ड, एंटीथेसिस हो गया, दो विरोधाभासी बातें हो गई।
ठीक है, एंजॉयड एंड सफर्ड ग्रेटली, दोनों ही, क्योंकि एंजॉय पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, सफर नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है, तो एंटीथेसिस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और स्कडिंग ड्रिफ्ट्स, रिपीटेशन ऑफ डी साउंड, यहाँ पर फिर एलिट्रेशन हो गया। रेनी हेडस, यहाँ पर इमेजरी हो गई, बारिश का सा एक पल आपको बता रहा है, तो यहाँ पर रेनी हेडस वेक्स द डिम से पूरी की पूरी में क्या हो गई, आपकी इमेजरी हो गई, ठीक है। नेम जो है यहाँ पर मेटोनिमी हो गई। मेटोनिमी क्यों होगी, क्योंकि उसका जो नाम जो है ना, उस नेम स्टैंड फॉर फेम एंड रेपुटेशन, कि नाम जो है वो फेम और रेपुटेशन पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मेटोनिमी हो गई। और यहाँ पर एलिप्सिस भी है, देखो एक नई टर्म भी आ सकती है, एलिप्सिस। एलिप्सिस में क्या, क्योंकि जनरली सेंटेंस लिखा कैसे जरा चाहिए था, आई हैव बिकम एन ए, ठीक है, आई हैव बिकम ए नेम, लेकिन लिखा कैसे गया है, आई एम बिकम ए नेम, तो यहाँ पर एलिप्सिस है। जब कुछ पोएट अपने सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल ऑर्डर को एम्फेटिक और नोबल बनाने के लिए, प्रभावशाली और उसको नोबल नोबल फीचर्स देने के लिए अगर ग्रामेटिकल सीक्वेंस को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो वहां पर क्या यूज होता है, एलिप्सिस होता है। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जो इन 6 लाइन में हमें मिले हैं, ठीक है। आगे, फॉर ऑलवेज रोमिंग, अब वो पीछे लाइन में कह रहा था कि आई एम बिकम ए नेम, कि मैं एक नाम हूं। फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ हंग्री हर्ट, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूं, हमेशा यात्रा, रोमिंग यहां पर है उसकी ट्रैवलिंग से। रोमिंग वैसे तो होता भटकना, बिना मकसद के भटकना, लेकिन यहां पर है जैसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉन्डरिंग। फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ अ हंग्री हर्ट, और विद ए हंग्री हर्ट, कि मेरा जो हृदय है वो भूखा है। अब हृदय भूखा है मतलब किसके लिए, टू सीक नॉलेज, ज्ञान को ढूंढने के लिए, टू सीक नॉलेज, कि ज्ञान को ढूंढने के लिए मेरा हृदय जो है काफी भूखा है। और हम ये कह सकते हैं हंग्री हर्ट में ईगर फॉर एडवेंचर, कि मैं उत्साही हूं किसके लिए, एडवेंचर के लिए। मच हैव आई सीन एंड नोन, मच हैव आई सीन एंड नोन, कि काफी कुछ मैंने देख लिया है और जान गया हूं। ये कह रहा है कि मच हैव आई सीन, काफी कुछ तो मैंने देख लिया है, मच हैव आई नोन, काफी कुछ मैंने जान लिया है, मतलब जहां मैं गया हूं तो मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं कि काफी कुछ मैंने सीख लिया है, काफी कुछ मैंने जान लिया है। तो ये कहना चाह रहा है कि वेर एवर आई गो आई हैव सम एक्सपीरियंसेस विद द पीपल हु आर लिविंग देयर, कि मैं जहां भी गया हूं मेरे अनुभव रहे हैं उन लोगों के साथ जिनसे मैं मिला हूं, उनकी कल्चर से, उनकी कस्टम से, उनके ट्रेडिशन से, उन सबको, सबका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे है, तो नॉलेज मुझे है। सिटीज ऑफ मैन, सिटीज जहां मैं गया हूं उन शहरों की बात कर रहा है, कोई स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं कर रहा, जहां मैं गया हूं उन शहरों के लोग जो हैं उन लोगों से मैं मिला हूं, और उनके तौर तरीके, देखो आगे आगे ना, मैनर्स, उनके मैनर्स, उनके तौर तरीके, यहां पर है वेज ऑफ लाइफ। क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स यहां पर वैसे तो जलवायु है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कंट्रीज। भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं कि मुझे उन देशों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में भी अंदाजा है। काउंसिल्स, यहां पर है मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल जो सरकार चला रहे हैं, गवर्नमेंट्स, सरकार, सब चीजों का मुझे अनुभव है। माई सेल्फ नोट लीस्ट, लेकिन मैं अपने आप को लीस्ट यानी पीछे नहीं मानता। मतलब वेर एवर आई गो
पीपल गेव मच इंपोर्टेंस टू मी, जहां भी मैं गया हूं लोगों ने मुझे काफी ज्यादा इज्जत दी है। इसका मतलब है कि हम ये यूं कहना चाह रहा है कि जितनी भी ट्रेवल और एडवेंचरस लाइफ मैंने जी है वहां मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है, क्योंकि मेरा दिल हमेशा भूखा रहता था ज्ञान की तलाश में, कुछ जानना चाहता था, कुछ खोजना चाहता था, कुछ और नॉलेज अर्जित करना चाहता था। और ये कह रहा है कि मैं और नॉलेज अर्जित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये किंगशिप जो है इथाका की छोड़ करके कहीं जाना चाहता हूँ। अभी तक गया नहीं है, अभी टेलेमेकस आएगा तब जाएगा, ये पहले नहीं जाएगा। मच हैव आई सीन एंड नोन, काफी कुछ मैंने देख लिया है, काफी कुछ मैंने जान लिया, मतलब मुझे काफी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी मुझे काफी एक्सपीरियंस है। सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, जो शहर के लोग जो हैं उनके तौर तरीके, यानी लोग कैसे हैं, वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उनके तौर तरीके, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी कल्चर, सब मुझे आइडिया है। क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स, सभी जो लोग हैं, सरकारें हैं, मंत्रिमंडल है, देश है, माई सेल्फ नॉट लीस्ट, वो मुझे कम नहीं आंकते हैं। मतलब जहां भी मैं गया हूं वहां मेरी इज्जत उन लोगों ने की है। इट मीन्स वो पहले कह रहा था ना कि मैं फेमस नाम हूं, है ना, तो वो फेमस नाम तो है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जहां भी मैं गया हूं लोगों ने मेरी इज्जत की, और क्यों नहीं करेंगे, यूलियस वाज रियली ए फेमस पर्सन, बहुत फेमस वॉरियर था, ग्रेट वॉरियर था, तो लोग तो उसे जानेंगे, ठीक है। बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, उन सभी के द्वारा मेरा सम्मान भी किया गया है, लेकिन उन सभी के, यानी मुझे कम नहीं आंका गया। मतलब वो अपनी बात को नेगेटिविटी के साथ, यहां पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, क्यों उसने कहा माई सेल्फ नॉट लिस्ट, मतलब माई सेल्फ नॉट लिस्ट का मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मैं कम नहीं हूं, इसका मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन उसने कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, माई सेल्फ नॉट लिस्ट यानी मैं कम नहीं हूं, इसका मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो अपन कहते हैं नॉट बैड, बुरा नहीं है, तो कहने का तरीका उसका क्या है, नॉट बैड यानी बुरा नहीं है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो उसी तरीके से वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि लोगों ने मेरे को इज्जत नहीं दी, बहुत इज्जत दी, माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, उन सभी लोगों ने मेरा सम्मान किया है। एंड ड्रंक, और मैंने पी है, यहाँ पर ड्रंक यहाँ पर है एंजॉयड से, डिलाइट आनंद को, ऑफ बैटल विथ माई पियर्स, कि युद्ध के आनंद को मैंने एंजॉय किया है, विथ माई पियर्स। अब पियर्स का अगर हम हिंदी में देखें तो समकक्ष होता है, कुछ तो कहेंगे आपको कि पियर्स का मतलब है उसके कंपेनियंस, उसके साथी जो उसके साथ लड़ रहे थे दूसरी सेना के खिलाफ। लेकिन एक और सेंस है पियर्स का यहाँ पर ही कि उसके जो एनिमी है उनको भी कह रहा है, कि ये वो कह रहा है कि शत्रु भी मेरे बराबर के थे, ये दोनों सेंस यहाँ पर निकल सकते हैं। उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो कह रहा है कि मेरे ओपोनेंट्स भी देवर एज ब्रेव एज मी, मेरे जितने ही बहादुर थे, देवर एज हीरोइक एज मी, मेरे जितने ही साहसिक थे, ठीक है। तो एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स, और युद्ध के आनंद को मैंने एंजॉय किया है। जो डिलाइट ऑफ वार है ना, वो एक योद्धा ही समझ सकता है जो युद्ध के मैदान में गया हुआ हो, तो उसको मैंने एंजॉय किया है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, ठीक है, फार दूर यानी इथाका से काफी दूर है। ऑन द रिंगिंग प्लेन, प्लेन तो क्या है यहाँ पर, समतल मैदान, ग्राउंड, लेकिन क्या कोई ग्राउंड रिंगिंग कर सकता है, बच सकता है क्या, नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि 10 साल तक अगर कोई युद्ध चला है तो रिंग यानी टकराने की आवाज, यहाँ पर तलवारों की टकराने की आवाज अभी भी सुनाई पड़ती है, क्योंकि काफी लंबे समय से जब कोई युद्ध चल जाता है तो हम मतलब अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी युद्ध के जैसा माहौल, तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऑफ विंडी ट्रॉय, अब ग्राउंड है तो हवा तो मतलब पहाड़ वगैरह है नहीं, तो अगर समतल मैदान होगा तो हवा तो चलेगी। ट्रॉय जगह का नाम है, कि विंडी ट्रॉय में जहां पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, वहां से तलवारों की टकराने की आवाज जहां अभी भी सुनाई पड़ती है, उस युद्ध के मैदान में मैंने मेरे साथियों के साथ युद्ध के मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, युद्ध के समय को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। अब यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में इस 6 लाइन में जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उनका एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। हंग्री हर्ट में पहली बात तो पर्सोनिफिकेशन है, ए पर्सन कैन बी हंग्री बट ए हार्ट कैन नॉट बी हंग्री, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एच
एच एलिट्रेशन है, ठीक है। तीसरा यहां पर मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर इसलिए है, ही कंपेयर्स हिज डिजायर फॉर एक्सप्लोरेशन टू द इनसटाइबल क्यूरियोसिटी, जैसे भूख जो है उसके साथ उसने कंपेयर किया है अपने डिजायर्स को, तो यहाँ पर मेटाफर भी है। तो तीन एक ही मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं उन दो वर्ड्स में ही तीन फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलते हैं। सिटीज ऑफ मैन के माध्यम से वापस सिनकडकी, सिनकडकी जो है, क्योंकि शहर के लोगों के माध्यम से पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी कल्चर को बता रहा है वो, सिटीज ऑफ मैन के माध्यम से वो पूरी कल्चर को बता रहा है कि लोग कैसे हैं, उनकी सिविलाइजेशन कैसी, उनकी सोसाइटी कैसी है, सब कुछ बता रहा है। ऑनर्ड ऑफ देम ऑल में इन्वर्जन देखने को मिलता है, ऑल ऑफ देम आना चाहिए ना, ठीक है, इन्वर्जन यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि आना क्या चाहिए, ऑल ऑफ देम, आया क्या है, ऑफ देम ऑल, तो एक और फिगर ऑफ स्पीच यहां पर आ गया। रिंगिंग प्लेन्स में यहां पर क्या है, ओनोमाटोपोई आ गया। ओनोमाटोपोई आ गया, क्योंकि यहां पर प्लेन कभी भी साउंड नहीं करता है। और ड्रंक डिलाइट में फिर यहां पर क्या आ गया, एलिट्रेशन आ गया। तो ये कुछ फिगर ऑफ स्पीच है जो कि पिक किए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड्स जो है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माई सेल्फ नोट लिस्ट की मैं बात कर रहा था, एक वर्ड आपने सुना होगा लिटोटस, लिटोटस, कि आप नेगेटिव वर्ड को काम में लेते हो इन ऑर्डर टू गिव ए मैसेज, गिव अ पॉजिटिव मैसेज। एक सकारात्मक मैसेज देने के लिए आप क्या करते हो, एक नेगेटिव वर्ड को काम में लेते हैं। जैसे माई सेल्फ नॉट लीस्ट बता रहा है ना, नोट बैड काम में लेना, तो वो क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लिटोटस, है ना। तो इस तरीके से लगभग अभी तक 17-18 लाइन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। I am a part of all that I have met. I am a part of all that I have met. कि मैं जहां भी मैं गया हूं, वो कहता है कि जहां भी मैं गया हूं वहां से मैं कुछ ना कुछ सीख करके आया हूं। तो मेरा जो नेचर है, मेरा जो प्रेजेंट कैरेक्टर है, इज द रिजल्ट ऑफ वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद द पीपल whom I have traveled, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिन शहरों से मैं, जिन उनके कस्टम्स, उनकी कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनके ट्रेडिशन से मैं रूबरू हुआ हूँ। तो वो कहता है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, कि जो जिससे भी मैं मिला उसका मैं हिस्सा बन गया हूँ। मतलब उनकी अच्छी चीजें, उनकी खूबियां मेरे अंदर निहित हैं, मेरे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि मैं सीख करके आया हूँ। ट्रैवल पर और एडवेंचर पर जाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मैं उनकी खूबियों को सीखूं, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करूं। तो इसलिए मैं, मेरे अंदर उनका कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है। यट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क, लेकिन फिर भी जितना भी एक्सपीरियंस है, ये किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, जो अटेन्ड एक्सपीरियंस है, उसका अभी तक अर्जित किया गया अनुभव है, उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। इज एन आर्क, वो एक प्रकार का आर्क है, एक गेट है, एक दरवाजा है, वेयर थ्रू, जिसके अंदर से, ठीक है, एक दरवाजा है, एक डोर है, जिसके अंदर से ग्लीम्स, चमकता है, स्पार्क करता है, साइन करता है। दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वो संसार जहां मैं अब तक नहीं गया, उस अनट्रेवल्ड, अब वो यहां तक पूरी कहानी बता रहा है कि मैं क्यों जाना चाहता हूं। वो कहता है देखो मैं जहां भी गया हूं वहां से मैं कुछ सीख के आया हूं, हर जगह जहां गया हूं वहां मेरी इज्जत हुई है। ये लोग तो मुझे जानते नहीं, पीपल ऑफ इथाका, दे हैव नो आइडिया अबाउट मी, अबाउट माई नेचर, अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो अब मैं जो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड है ना, वहां जाना चाहता हूं। Yet all experience is an arc where through glimpse that untraveled world, कि जितना भी मेरा अनुभव है ना, उस अनुभव
के अंदर से एक और दरवाजा निकलता है, मन में एक इमेजिनरी दरवाजे की बात कर रहा है ये, उस दरवाजे से पार की जो दुनिया है, क्योंकि अनुभव तो वहां का है जहां मैं गया हूं, और जो बच गया, जिन शहरों में मैं नहीं गया, जिन सरकारों से मैं नहीं मिला, जिन कंट्री से मैं नहीं मिला, जिन लोगों से मैं नहीं मिला, वो उस दरवाजे के दूसरी तरफ से साइन यानी चमक रहा है, और वो चमक जो है मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। हुज मार्जिन, जिसके किनारे जो है फेड्स, धुंधलाते हैं, ठीक है, मार्जिन यहां पर है, उसका किनारा जो है धुंधलाता है। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव, जब भी मैं चलता हूं, यानी जिधर भी मैं चल रहा हूं, यानी जितना जो एक्सपीरियंस अब तो हो गया, लेकिन जिस साइड में चल रहा हूं, जैसे जैसे उस जगह के नजदीक जा रहा हूं, उस चमकती हुई चीज के पास जा रहा हूं, वैसे वैसे वो मार्जिन जो है ना, उस जगह का जहां मैं नहीं पहुंचा हूं, अनट्रेवल्ड वर्ल्ड का, वो धुंधलाता जा रहा है। धुंधलाता मतलब मैं उसके पास जा रहा हूं ना, वैसे वैसे वो जगह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रही है, ठीक है। अभी तक तो धुंधला हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उस संसार में पहुंचा नहीं हूं। लेकिन हुज मार्जिन फेड्स, वो धुंधलाहट जो दूर होने वाली है जैसे जैसे मैं उसके नजदीक जा रहा हूं, यानी जो कोहरा मान लो, धुंध मान लो, जो छाई हुई है उस संसार की, जिस संसार को मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन जैसे जैसे मैं नजदीक जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नजदीक चल रहा हूँ उस जगह के, उस अनट्रेवल वर्ल्ड के, वो सारी चीजें जो हैं मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई पड़ रही हैं। तो इसलिए मेरा जो गेन्ड एक्सपीरियंस है वो कहता है, वो एक्सपीरियंस जो बच गया है, जहां मैं अभी तक पहुंच करके कुछ सीखा नहीं हूं, वहां तक जाना मैं चाहता हूं। आर्क जो है वहां सिंबोलिज्म है, क्योंकि एक संकेत दिया गया है दूसरी दुनिया का, यहाँ पर सिंबोलिज्म है, ठीक है। फोर आवर एंड फोर आवर में रिपीटेशन हो गया आपका, ठीक है। और yet all experience is an arc, जितना भी जो एक्सपीरियंस है, इसका ऑल एक्सपीरियंस जो है ना, वो शिनकडकी के रूप में हुआ है, क्योंकि उसका पूरा जीवन जो है ना, वो उसके एक्सपीरियंस में मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर शिनकडकी। तो ये अब तक के जो लाइंस हैं उनके फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये शुरुआती जो क्लास है वो पसंद आई होगी, क्योंकि ज़्यादा मैं अभी खींचना नहीं चाहता, आराम आराम से आपको तैयारी करवाना चाहता हूँ कि जो लगभग 20 से 25 लाइन के बीच में हमने कवर कर ली है, रिमेनिंग लाइन जो है हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का रहेगा कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच जो है इंपॉर्टेंट वो भी कर लेंगे, उससे पहले हम थीम जो भी यूज हुआ उस पोएम के अंदर, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पोएम कैसी है, वो सारा एक हमने कल की क्लास में, उसका लैंग्वेज कैसा है, उसका मीटर कौन सा है, वो हमने मिस कर लिया था, जो हम एंडिंग क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आ रही होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक ये क्लास पहुंचे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इन यहाँ पर जो लाइन खत्म हुई है उससे आगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए। टिल देन गुड बाय।